रहीम फिजिक्स 101 लेक्चर 3 काइनेमेटिक्स 2 हम पढ़ेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ काइनेमेटिक्स के अंदर डेरिवेटिव होती है। डेरिवेटिव ये शो करती है कि कोई भी फंक्शन कितने तेज़ी से चेंज हो रहा है, कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, किसी भी लिहाज से वो कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फंक्शन है f(x), तो वो x के हिसाब से कितना चेंज हो रहा है। f(x) जो है ना x के ऊपर x के हिसाब से चलेगा। तो हम कंसीडर कर लेते हैं f को एक मशीन कंसीडर कर लेते हैं, x उसका इनपुट हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट इसका ये कहता है कि सारे फंक्शन जो है ना हमेशा f(x) की फॉर्म में नहीं होंगे, कोई फंक्शन xt की फॉर्म में भी होंगे। xt का जो फंक्शन होगा वो किस तरह टाइम के लिहाज से कितना चेंज हो रहा है, xt वाला फंक्शन टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा है। डेरिवेटिव, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ xt एट t इज डिफाइंड एज, तो xt का जो हमारे पास फंक्शन है xt, उसका डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होगा, वही होगा डेल x बाई डेल टी इज इक्वल टू लिमिट डेल टी इज इक्वल टू 0 डेल टी बाई डेल एक्स बाई डेल टी, और इस तरह इज इक्वल टू लिमिट डेल टी इज इक्वल टू डेल टी इंटू एक्स इंटू टी प्लस डेल टी माइनस एक्स इंटू टी डिवाइडेड बाई डेल टी। तो ये इसका सिंपल सा फार्मूला है। तो उसके बाद ये कहता है कि नंबर 4 ये कहता है कि कैलकुलेट करें आप सिंपल फंक्शन लाइक एक्स टी इज इक्वल टू डेल टी, इसको आपने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करना है, इस फार्मूले के अंदर पुट करके। इस फार्मूले के अंदर अगर हम पुट करें तो एक्स टी की जगह पर पहले डेल टी प्लस एक्स टी की जगह पर हम लिखें डेल टी प्लस डेल टी, और टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर लिखें, और एक्स टी की जगह पर टी स्क्वायर लिखें। टी प्लस डेल टी का होल का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब ये वाला जो टी का होल का स्क्वायर है, इसकी जगह पर हम इसका फार्मूला खोल देते हैं, ए प्लस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसके बाद ये जो t है इस t के साथ खत्म हो जाएगा, पीछे हमारे पास 2t इंटू डेल टी प्लस डेल टी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो डेल टी है ये दोनों के नीचे अलग अलग लिख लेंगे, तो ये डेल टी इस डेल टी से खत्म हो जाएगा, ये वाला डेल टी ऊपर स्क्वायर वाला डेल टी से खत्म हो जाएगा। पीछे हमारे पास बच जाता है 2t प्लस डेल टी। अब यहाँ पे हम अप्लाइंग लिमिट कर देते हैं, लिमिट डेल टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम डेल टी की जगह पर 0 पुट कर दें तो हमारे पास पीछे आंसर आ जाता है 2t। तो ये 2t हमारे पास आंसर आता है। उसके बाद इन्होंने जो है ना सिंपल किसी भी फार्मूला जिसकी पावर 2 है, 3 है, 4 है, तो उसको हम कैसे जो है ना सॉल्व करेंगे, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो बताया गया है। तो उसके बाद कि भाई हमारे पास पावर रूल का फार्मूला है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे जी, वो ये तरीकाकार है कि सबसे पहले हम जो पावर है पावर को साथ लिख लेंगे, और फिर उसके बाद हम वो फंक्शन लिखेंगे, मतलब अगर t है तो t लिखेंगे, x है तो x लिखेंगे, फिर उसकी पावर जितनी थी उसमें से एक माइनस कर देंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास t क्यूब है तो हमारे पास आ जाएगा 3t की पावर 3t की पावर 3 माइनस 1 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास पावर रूल का सिंपल फार्मूला। उसके बाद 6 पॉइंट हमें ये कहता है कि let us above to the function xt which represent the distance moved by a body a constant acceleration। तो हम जो अब हमारे पास जो above फार्मूला था वो उसको हम जो है ना कांस्टेंट एक्सीलरेशन के ऊपर जो हमने लेक्चर 2 में भी पढ़ा था उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। तो उसको अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास जो एक्स नॉट है ये हमारे पास कांस्टेंट है,
तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा 0 होता है। उसके बाद v इंटू टी है, t इंटू डेल टी हमारे पास 1 हो जाता है, यहाँ पे v नॉट आ जाएगा, प्लस 1/2 अपनी जगह पर आ जाएगा, b अपनी जगह पर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास हमें विद रिस्पेक्ट टू t हम सॉल्व कर रहे हैं, तो टी स्क्वायर का फॉर्मूला, टी स्क्वायर का हमारे पास डेरिवेटिव 2t आ जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये 2 इस 2 से खत्म हो जाएगा, पीछे हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स डी एक्स बाई डी टी का हमारे पास जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो आ जाएगा वी नॉट प्लस ए टी हमारे पास जो है ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है, जो इज इक्वल टू वी, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है। अगर हम इसका दोबारा डेरिवेटिव लें, डबल डेरिवेटिव लें, v डेल एक्स बाई डेल टी हमारे पास v के बराबर होता है, तो डेल डी वी बाई डी टी, इसका अगर हम दोबारा डेरिवेटिव लें तो v नॉट हमारे पास कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, पीछे हमारे पास एक्सीलरेशन के साथ एक t मौजूद है तो वो t से 1 हो जाएगा। याद रखें कि जब डेरिवेटिव पावर जिसका पावर 1 हो तो उसका डेरिवेटिव भी 1 आता है। जिस चीज की डेरिवेटिव की पावर 1 हो, मिसाल के तौर पे हमारे पास t है, t की पावर 1 है तो इसकी डेरिवेटिव 1 आएगा, तो हमारे पास इसका एक्सीलरेशन आ जाएगा, तो एक्सीलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है। 7th पॉइंट ये कहता है कि अगर हमारे पास एक पत्थर को हम ड्रॉप करते हैं तो वो पत्थर जब नीचे जमीन की तरफ आ रहा होता है तो वो डाउनवर्ड जब नीचे आता है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है। हमें किस हिसाब से ज्यादा होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ग्रेविटी के हिसाब से वो ज्यादा होती है। तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड तब ट्री होगा जब बिल्कुल जमीन के करीब होगा, अदरवाइज द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज। इसके अलावा जो वैल्यू ऑफ जी जो है ना, वो अगर हम ऊपर को लेकर जाएं तो वैल्यू ऑफ जी कम होती जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से जब एक्सीलरेशन जो है ना वो नेगेटिव होती है, जब हम जमीन से ऊपर की तरफ जब कोई चीज मुहैया करते हैं तो उसकी एक्सीलरेशन नेगेटिव होती है। उसके बाद 8 पॉइंट है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेरिवेटिव जो है ना, डबल डेरिवेटिव कैसे लिया जा सकता है। अब हमारे पास एक जो dv बाई dt है, ये डबल डेरिवेटिव है dx बाई dt का, xt का डबल डेरिवेटिव dv बाई dt आ जाता है। तो अगर हम इस तरह लिखें dv बाई dt की जगह पर इस तरह भी लिख सकते हैं कि d स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर। तो इसको हम सेकंड डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव कहते हैं। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको हम कह सकते हैं। उसके बाद 9th पॉइंट है। 9th पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है 2 डायमेंशन में एक्स एंड वाई, तो उसकी वेलोसिटी 2 डायमेंशन में मेजर की जाएगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक जो है ना एक बॉडी है, वो मूव कर रही है 2 डायमेंशन में, तो उसकी जो डायरेक्ट डायमेंशन होंगे वो क्या होंगे? r इज इक्वल टू एक्स टी प्लस वाई टी, एक्स टी आई प्लस वाई टी जे। ये जो i और j लिखे हुए हैं, ये इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, ये फिक्स होते हैं, ठीक है। इसका हम जब डेरिवेटिव लेंगे, लें dr बाई डी टी, इसकी विद रिस्पेक्ट टू x ले तो हमारे पास आ जाएगा dx बाई डी टी। सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू y ले तो हमारे पास dy बाई डी टी इंटू जे आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट ये कहता है कि हम दो स्केलर प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं।
दो स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी, स्केलर के साथ हमेशा डॉट लगता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, स्केलर के साथ कॉस थीटा लगता है। ए डॉट क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर साइन थीटा लगता है और डॉट प्रोडक्ट के अंदर कॉस थीटा लगता है। तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इसके बाद ये कहता है कि दो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट हैं, वो मैक्सिमम कब होंगे और मिनिमम कब होंगे। जब दो स्केलर प्रोडक्ट हैं उनके आपस में जो एंगल है वो एंगल जब 0 होगा तो वो मैक्सिमम होंगे, और जब वो एंगल 90 होगा तो वो मिनिमम होंगे। एंगल मैक्सिमम तब होंगे जब उनके दरमियान जो है ना एंगल 0 होगा। दो प्रोडक्ट आपस में मैक्सिमम तब होंगे, उनकी वैल्यू 1 तब होगी जब उनका जो एंगल होगा वो 0 होगा। इसके अलावा जब अगर एंगल मैक्सिमम होगा, एंगल 90 होगा, तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। I इंटू आई 1 होता है, J इंटू जे 1 होता है। अगर I इंटू जे करेंगे तो ये हमारे पास 90 के एंगल पे आ जाता है, ये 0 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा लेक्चर था, शॉर्ट सा लेक्चर था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कीप सपोर्टिंग हाशमीज क्लासेस। थैंक यू।